नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए हैं। बीजेपी पीएम मोदी के जन्मदिन पर 100 दिनों की उपलब्धियों का जश्न मना रही है। सरकार की तरफ से 100 दिनों के कार्यकाल का पूरा लेखा जोखा दिया गया है, लेकिन इस अवसर पर क्या खोया क्या पाया का हिसाब किताब भी जरूरी है। मोदी 3.0 गठबंधन वाली सरकार है और गठबंधन का दबाव भी सरकार की नीतियों पर साफ दिखा। मोदी सरकार सिर्फ अपनी ही आपको बता दें कि चला सकी, अपनी ही नहीं चला सकी, बल्कि गठबंधन धर्म मोदी के कार्य पर भारी भी पड़ रहा है। और वही देश विदेश के पटल पर कई अहम पहल भी की गई है, वे भी काफी ज्यादा मायने रखते हैं। और आज हम 100 दिनों के रिपोर्ट कार्ड के बारे में चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर मोदी के कार्यकाल का लेखा जोखा जरूरी होता है। जिस तेजी से मोदी सरकार अपने पिछले 2 कार्यकाल में कार्य करती रही, उस गति में थोड़ी कमी आई है। विपक्ष मजबूत हुई है, फिर भी कई फ्रंट की काफी प्रगति हुई। साथियों, इन 100 दिनों में नौजवानों की नौकरी, उनके रोजगार, स्वरोजगार, उनके कौशल विकास के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं। नौजवानों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का विशेष पीएम पैकेज घोषित किया गया है। इसका फायदा 4 करोड़ से अधिक नौजवानों को होगा। अब कंपनियों में पहली नौकरी की पहली सैलरी भी अगर कंपनी नए नौजवान को पहली बार रोजगार देती है तो वो पैसे सरकार देने वाली है। मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने 15 लाख करोड़ की योजनाएं शुरू की, टैक्स राहत दी और किसानों के खाते में 3 लाख करोड़ रुपए पहुंचाए। आज देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा मजबूत है। इकोनॉमी सभी 14 पैमानों पर खरी उतरी है। आज इकोनॉमी में रीढ़ दिखाई देती है। किसानों को और कृषि का जहां तक सवाल है, 70वीं किस्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की 9.5 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपया वितरित किया गया और अभी तक कुल 12 करोड़ 33 लाख किसानों को 3 लाख करोड़ रुपया वितरित किया गया है। खरीफ फसलों का एमएसपी बढ़ाया गया है। मैं एमएसपी पर जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोग भी आंकड़ों का अध्ययन करिएगा। यूपीए सरकार और कांग्रेस की राज्य सरकारों से कई गुना ज्यादा एमएसपी की खरीदी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने की है, हमारी एनडीए सरकार ने की है। सरकार के 100 दिन जो हैं वो आर्थिक विषमताओं से, बेरोजगारों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, महिला सुरक्षा को लेकर, अडानी महाघोटाले को लेकर लिप्त है। अगर मैं आपको संक्षिप्त में बताऊं तो सरकार के 100 दिन में यू टर्न हुआ है लैटरल एंट्री पर, ब्रॉडकास्ट बिल पर, वक्फ बोर्ड पर, इंडेक्सेशन पर। एनपीएस से यूपीएस बन गया। सरकार के 100 दिनों में 38 रेल हादसे हुए हैं, 21 लोगों की मौत हुई है। आतंकी हमले हुए हैं, करीब 26-21 जांबाजों की मौत हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो रहा है, चाहे वो शिवाजी की मूर्ति हो, चाहे वो दिल्ली जबलपुर राजकोट का एयरपोर्ट हो, चाहे वो अटल सेतु हो, सुदर्शन सेतु गुजरात का हो, चाहे वो सदन टपक रहा हो, चाहे वो श्री राम मंदिर का गर्भगृह चूरा हो। ये असलियत है। असलियत यह है कि महिलाओं के खिलाफ करीब 107 जघन्य अपराध हुए हैं, 157 पीड़िताएं हैं। 100 दिनों में नीट की परीक्षा में धांधली हुई। आपको तमाम परीक्षाएं, चाहे वो सीएसआईआर नेट हो, यूजीसी नेट हो, ये सब कैंसिल करनी पड़ी। नीट पीजी भी कैंसिल हुई। इस बार का कार्यकाल अलग इस मायने में भी रहा कि विपक्ष की ताकत सदन में बढ़ी और बिल पास करने में मुश्किल रही। वक्फ बिल इसका उदाहरण है। लेटरल एंट्री वाले विवाद में भी सरकार को ही अपने कदम पीछे खींचने पड़े। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल को देखें तो जुलाई 9 तक ही
अकेले 5 बड़े आतंकी हमले हो चुके हैं। ऐसे में देखा जाए तो गठबंधन धर्म अगर मोदी सरकार पर भारी पड़ता दिखा तो चुनौतियां भी सामने आई है। ब्यूरो रिपोर्ट। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं और इस मौके पर मोदी के कार्यकाल का लेखा जोखा जरूरी होता है और जो भी जिस तरह से भी ये लेखा जोखा पेश किया जाता है, जिस तेजी से मोदी सरकार अपने पिछले 2 कार्यकाल में कार्य करती रही है, उस गति में थोड़ी सी कमी आई है। ये समझने की कोशिश करेंगे क्या उपलब्धियां इन 100 दिनों की रही है और जिस गति से जो काम करते हुए आ रही है मोदी सरकार, उसमें कमी की वजह क्या है। इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ श्याम प्रकाश जाटव जी हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। सर बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। सर आपका बहुत स्वागत है। और रवि अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। रवि जी आपका भी बहुत स्वागत है। सीधे रुख कर लेते हैं श्याम प्रकाश जाटव जी आपका। सबसे पहले सवाल इस बात को लेकर है, ये 100 दिनों का जो कार्यकाल रहा, ये जो 100 दिन अहम रहे, ये तीसरे 3.0 के, ये कितना अहम 100 दिन रहे, क्या इसमें बड़े काम हुए, क्या उपलब्धि आप लोगों की रही है इस 100 दिनों की? देखिए, जिस तरीके से अमित शाह जी ने भी अभी थोड़ी देर पहले इन सारे बिंदुओं पर जो हमने काम किए वो रोशनी डाली, जाहिर सी बात है कि इन 100 दिनों में हमने आगामी योजनाएं तैयार की हैं जिनको इम्प्लीमेंट करना है। हमने जो पुरानी योजनाओं के लिए जैसे किसान निधि है उसको हमने कंटिन्यू कर रहे हैं और अनवरत पैसा जो है वो किसानों को मिल रहा है, उसकी भी हमने जो है कुछ दी। इसके अतिरिक्त वो देनी है, आगे भी देते रहेंगे। तो इस 100 दिन में ये भी हमारी उपलब्धि रही। जिस तरीके से हमने खरीफ फसल बीमा की, खरीफ फसल की जो खरीदी की, देखिए जिस तरीके से हम तिलहन और दलहन जो है इसमें अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें हम लगभग 70% जो विदेशों से आयात जो है वो कम कर रहे हैं। पहले हम 100% आयात करने के लिए मजबूर थे, आज हम वो जो है ना पूरा आयात कर पा रहे हैं। ये हमारी एक उपलब्धि है किसानों के लिए। जिस तरीके से हम जमीन पर सॉइल टेस्टिंग और किसान किस प्रकार से खेती करे, उसके लिए हमारी जो है ना वैज्ञानिकों की पूरी टीम जो है वो इसमें काम कर रही है ताकि किसान जो है आत्मनिर्भर बने और उन्हीं फसलों को पैदा करे जिसकी देश को जरूरत है और उस पर उनको बेहतर जो है एमएसपी का रेट मिल रहा है। क्योंकि इन्होंने लगभग जो है 28-33 फसलें भारत सरकार ने तय की हैं जिसको 100% एमएसपी जो है देने की वायदा भी है और हम खरीदी भी कर रहे हैं। ठीक इसी तरीके से हमने कुछ बिल जो हैं सदन में पेश किए, वो बेशक से वो उसमें क्या नाम है इसमें ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में चर्चा के लिए गए हुए हैं, मगर वो बिल जो है वो हर सूरत में लागू होंगे और देश की जनता को उसका लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से मोदी सरकार ने तमाम बिंदुओं पर काम किए हैं। ठीक है, तो हम रेलगाड़ी में बहुत बेहतर हो। ठीक है सर, मैं लौटती हूँ। स्नेहाशीष वर्धन पांडे जी, सवाल इस बात को लेकर है, देखिए आप लोगों को क्यों दिखाई नहीं दे रहा, अमित शाह कह रहे हैं, अभी श्याम प्रकाश जाटव जी भी कह रहे हैं और लगातार जो प्रधानमंत्री भी इस बात को कह रहे हैं कि देखिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और ये 100 दिन का जो कार्यकाल रहा ये बहुत महत्वपूर्ण है। मोदी सरकार की 15 लाख करोड़ की योजनाएं यहाँ पर शुरू की गई है, टैक्स राहत दी गई है, किसानों के खाते में 3 लाख करोड़ रुपए पहुंचाए गए हैं। ये तमाम चीजें कही गई। साथ ही ये भी कहा गया कि देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को मजबूत किया गया, इकोनॉमी सभी 14 पैमानों पर खरी उतरी है और आज जो इकोनॉमी है वो उसमें रीढ़ दिखाई देती है। इतनी उपलब्धियां हैं सर, आप लोगों को दिखता क्यों नहीं है? जी के चश्मे से अगर हम लोग विकास को देखने लगेंगे तो एक तरफा विकास प्रधानमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनके मंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी ही स्थितियां बने और दिखे लोगों को। तो आप कौन से चश्मे से देख रहे हैं, पहले बताइए कौन से चश्मे से देख रहे हैं? इसी देश में सबसे बड़ी बात यह है कि आप भी देख रहे हैं कि जो गरीबों के लिए और जो
युवाओं के जो काम होना चाहिए था वो काम अभी भी नहीं हो रहे हैं। हकीकत है कि हमारे नेता जब जयराम रमेश जी ने कहा कि जॉब लॉस ग्रोथ किया जा रहा है, वो अपने आप में सही बात है। नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री जी को ये बातें समझ में आती नहीं है, क्योंकि उनको दिखता है कि बस वाहवाही अपनी दिखती है। तो दिक्कत यहाँ पे है, जब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जब आंकड़े प्रस्तुत करता है कि अनौपचारिक जॉब जो कहा जाता है, हम लोग क्या है कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब और दिहाड़ी मजदूरी, उसकी संख्या जब बढ़ते जा रही है इस देश में, तो ये सोचने के लिए हम लोगों को मजबूर होना पड़ेगा कि आखिर इस देश में संगठित तौर पे जो रोजगार की बातें कही गई थी वो कहाँ नाकामयाब साबित हो रही हैं, और आखिर देश के प्रधानमंत्री जी को ये दिखती क्यों नहीं है चीजें। देश के प्रधानमंत्री ये समझना क्यों नहीं चाह रहे हैं कि देश सबसे युवाओं का सबसे ज्यादा देश है अभी हमारा यहाँ, और स्नातक आज बच्चे 42% आज बेरोजगार हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर आप रोजगार। शांत प्रकाश जी, देखिए सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी का ही है, और बेरोजगारी पर कितना काम हुआ है, भ्रष्टाचार मुद्दा है, मुद्दा तो तमाम है। रेलवे में जिस तरीके से हो रहा है कि कभी ट्रेन चल रही है पटरी से उतर जा रही है, और रेल मंत्री जो है वो बस कह रहे हैं कि छोटी घटनाएं हो रही हैं। तो विकास ठीक है, जवाब दीजिए शांत प्रकाश जी, फिर मैं रवि जी का रुख करती हूँ जल्दी से। प्रधानमंत्री के चश्मे से नहीं देखेंगे। ठीक है, देखिए जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं बेरोजगारी की, तो इनको ये इल्म नहीं है कि सबसे ज्यादा ये जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के रजिस्ट्रेशन जो है इन 10 वर्ष में हुए हैं, महज 11 लाख 2014 में थे, और आज जो है वो 28 लाख जो है ईपीएफ रजिस्ट्रेशन है। सही मायने में रोजगार जो है नौजवानों को मिल रहा है। अब ये तो है ना कि 130 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। क्या 130 करोड़ लोग अगर इस देश के नागरिक हैं, उनको सबको सरकारी नौकरी दी जाएगी? आखिर हर एक चीज की सीमा है ना। आप बात रोजगार की करें, आप सरकारी नौकरी की बात क्यों कर रहे हैं? आप आज के समय में ये देखें कि हर क्षेत्र में जिस तरीके से मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश किया है, उस सब चीजों को पूरा करने के लिए जो यहाँ पर हमारे युवा सहयोग कर रहे हैं, वो सहयोग ही तो क्या नाम है रोजगार की श्रेणी में आता है। रोजगार के साथ साथ उनके व्यापार की श्रेणी में भी, लघु व्यापार की श्रेणी में भी उसको लाया जाता है, और वो लोग नियमित रूप से कर पाए उसके लिए तमाम जो है ना ऋण देने की योजनाएं हमारी सरकार ने बगैर किसी गारंटी के दे रखी है। तो इस चीज को इसको समझने की आवश्यकता। दरअसल इतना रचनात्मक तरीके से डेवलपमेंट कभी कांग्रेस ने सोचा नहीं था। कांग्रेस ने तो 2017 में हमारे पी चिदम्बरम जी ने यही डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए कहा था कि कहाँ से हो पाएगा, हम लोगों के पास में इंटरनेट नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है। आज आप ये समझ लो कि छोटे से छोटा व्यापार करने वाला व्यक्ति, चाहे बेशक से वो सब्जी बेच रहा है, वो भी आज स्मार्टफोन रख रहा है और इंटरनेट से डिजिटल ट्रांजैक्शन। ये बात तो खैर है, स्नेहा शिशवर्धन पांडे जी जिस बात का जिक्र अभी शांत प्रकाश जी कर रहे हैं, डिजिटल हुआ है जमाना, डिजिटल हुआ है भारत, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या आपको लगता है कि यहाँ तो एक कदम आगे हम लोगों ने बढ़ाया है? वो भले ही 100 दिन के कार्यकाल में इसकी गिनती ना हुई हो, क्योंकि ये तो 2014 या 2019 में कोरोना काल में ज्यादा चीजें तेजी से बढ़ी है, डिजिटल की तरफ हम ज्यादा बढ़े हैं। लेकिन हाँ, मोदी सरकार की उपलब्धि है, इसमें क्या इसको नकारा जा सकता है? मैं रवि जी एक सेकंड आ रही हूँ। देखिए, डिजिटल की बात जब की जा रही है तो आपने तैयारी कितनी की थी, ये बात होती है। तो डिजिटल तो हम लोगों ने ही कराया था, कांग्रेस पार्टी का ही योगदान रहा है कि आज डिजिटल इंडिया का मामला चल रहा है। और निश्चित तौर पे टेक्नोलॉजी, सुनिए, हंसिए मत, धैर्य से सुनिए। तो दिक्कत कहाँ आती है? जब आती है दिक्कत वहां पे जब आप मजबूर कर दीजिएगा लोगों को कि आप कमाइए, जितना रुपए भी कमाइए, लेकिन आपको डिजिटल पेमेंट करना है। आपको नोटबंदी के समय में नोट छाप नहीं पाए तो पेटीएम करो करने लगते थे प्रधानमंत्री, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री साहब। उसके बाद कोरोना काल में जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया, उसमें पूरी तरीके से कमर टूट गई, मजबूरी हो गई लोगों की। ऑनलाइन पढ़ाइयां होने लगी, जिन बच्चों को किताब खरीदने का पैसा नहीं होता था वो ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए मोबाइल खरीदवा रहे थे गार्जियन से। याद है, हम लोग भूले नहीं है वो जमाना और न दौर, 4 साल 5 साल पुरानी बात है। और एक बात बताना चाहूंगा कि जब ऐसी बातें होती है, जीएसटी लागू कर दिया, बिना तैयारी के जीएसटी लागू कर दिया,
जो ठीक है। छोटी मझोली कंपनियां थी वो बर्बाद हो गई। नहीं, ये 100 दिन की बात नहीं है ना, ठीक है। अब डिजिटल की बात हुई थी, मैं आती हूँ रवि अरोड़ा जी, मैं एक सेकंड में आ रही हूँ सर, आ रहे रवि जी, सवाल इस बात को लेकर है, वो 100 दिन 2014, वो 100 दिन 2019 और ये 100 दिन 2024, तीनों में कितना फर्क आप देखते हैं? 2014, 2019 वर्सेस 2024। क्या इन 100 दिनों में वैसा काम कर पाई है मोदी सरकार जैसा कि 2014 और 2019 में देखने के लिए मिला था? फ्री हैंड होकर पूरे फैसले लिए जाते थे। अब क्या कहीं ना कहीं एक दबाव है सहयोगी दलों का? नेहा जी, यह बहुत अच्छी बात इस बार देखने में रही कि लगता नहीं था इतना खुलकर सरकार काम कर पाएगी, क्योंकि आप ये समझिए कि ऐसा लगता था कि इस बार पूरी तरह से दबाव में रहेगी। लेकिन जो सरकार ने काम किए, आप बात समझिए, जिस प्रकार से लोकसभा चुनावों से पहले किसानों का दबाव रहा, उसके बावजूद 70वीं किस्त के साथ साथ 100 रुपए से 550 रुपए का इजाफा एमएसपी पे किया गया। आवास योजना की हम बात करते तो 2,94,00,000 घरों को मंजूरी दी गई है। 2,63,00,000 घर बनकर तैयार हो गए। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि सरकार की। उसके अलावा भी हम बात करते हैं, अगर हम ये देखिए 3 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट इन्होंने मात्र 100 दिनों में अभी जो है जारी किए गए हैं। महाराष्ट्र के वडावन में जो है मेगा पोर्ट को मंजूरी दी गई, जिसके लिए 76,200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। 25,000 गाँवों को जोड़ने की तैयारी की। मतलब कहीं ना कहीं सरकार जो रिपोर्ट कार्ड देना चाहती है, तो मोदी जी ने स्पष्ट अपने मंत्रियों को, क्योंकि मोदी जी के बारे में सुना जाता है कि उनसे ज्यादा उनके मंत्री जो है, तो क्योंकि मोदी जी तो कम सोते हैं, उनसे ज्यादा वो अपने मंत्रियों को जगा कर रखते हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं देखने को मिलती है उनके काम में। सीआरपीसी की बात करते हैं, आईपीसी की बात करते हैं, भारतीय दंड संहिता, मतलब जो अंग्रेजों ने अपने अधिकारियों के लिए नहीं, अधिकारियों के लिए तो वहाँ बहुत सारी छूट दी जाती थी जब वो ब्रिटिश सरकार थी, लेकिन भारतीयों के लिए भारतीय दंड संहिता का जो प्रावधान था उसको खत्म करके भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये सब रवि जी, एक सवाल और है कि 100 दिनों में ऐसा कौन सा आपने कार्य देखा जिसको आपको लगा कि देखिए इसकी जो छाप है वो अमिट रहेगी, या फिर इसका जो बेनिफिट है वो लोगों को मिलेगा? जी बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ की पीएम पैकेज की घोषणा की गई, जिसमें 5 साल के अंदर 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को फायदा मिलेगा। उसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी का पश्चिम बंगाल में एक बागडोगरा एक जगह है जो नॉर्थ ईस्ट और बंगाल के बीच में पड़ता है, मतलब उन दोनों को जोड़ता है। कहीं ना कहीं वहाँ उसको भी तैयारी की जा रही है बड़े तरीके से, एक मतलब पर्यटन के रूप में बढ़ावा देने की। इसके अलावा बिहार का बेटा एयरपोर्ट है। ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जो सरकार लेकर आ रही है। और बात सिर्फ ये नहीं है कि युवाओं को, महिलाओं को और खासकर व्यापारियों के लिए कई ऐसी योजनाएं सरकार आने वाले टाइम में लेकर आ रही है। ये अच्छी बात है इस बार देखने में। लेकिन यह सही है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से एकजुट लग रहा था कि विपक्ष एकजुट होकर काम करेगा और अच्छा काम कर पाएगा, वैसा प्रदर्शन अब मेरे को लगता है थमता नजर आ रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस आज हम बात करते हैं हिमाचल की, जिसका वक्फ बोर्ड की हम बात करते हैं, उसका मुंह को लेकर कहीं ना कहीं सरकार बैक फुट पर है। लेकिन जब हम बात करते हैं हिमाचल की, वहां पर खुद कांग्रेस सरकार जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, आज वहां बैकफुट पर नजर आ रही है। तो ऐसे में एक बात, कुछ कई क्वेश्चन मार्क विपक्ष पर भी खड़े होते हैं। सरकार पर ठीक है, विपक्ष का लगातार जवाबदेही बनती है, सरकार विपक्ष को मांगना चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड की जो हम बात करते हैं, तो नेहा जी बहुत अच्छा रिपोर्ट कार्ड रहा, खासकर जो बातें बताई गई है। ठीक है रवि जी, 100 में से 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड, 100 में से कितने नंबर देंगे मोदी सरकार को इन 100 दिनों के? जी बिल्कुल, मैं 100 में से करीब 80 नंबर देना चाहूंगा, क्योंकि जो काम मैंने देखे, जो मैंने पढ़े और जो मैंने सुने अब तक, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देश की जनता के लिए बहुत ठीक है। श्रेयाशीष वर्धन पांडे जी, 100 में से 80 नंबर। एक राजनीतिक विश्लेषक है, देखिए उनका राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर एनालिसिस करते हैं और कहते हैं कि 100 में से 80 नंबर, शानदार काम किया है मोदी सरकार ने इन 100 दिनों के अंदर। एक दबाव जिसकी उम्मीद थी वो दबाव नहीं देखने के लिए मिला, फ्री हैंड कहीं ना कहीं फैसले लिए गए। तो यहाँ 3 लोग बैठे हुए हैं, तीनों से नंबर ले लीजिए और उसका एवरेजिंग कर लीजिए, देख लीजिए कि डिस्टिंक्शन के साथ पास होते हैं 100 दिन में या उससे नीचे फेल हो जाते हैं, तो नंबर तो सबसे ले लीजिए। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी जो अपने आप में बौद्धिक रूप से उनका जन्मदिन भी है, पहले तो शुभकामनाएं हैं उनको, लेकिन इस चीज में ये समझने वाली बात है कि देश उनके जन्मदिन पे त्रस्त है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ये समझने को तैयार नहीं हो रहे हैं कि 100 दिन के उनके कार्यकाल में
कोई भी बड़ी उपलब्धि नहीं हुई है। ये अभी सेमिकॉन का एक कार्यक्रम ग्रेटर नोएडा में हो रहा था। वहां पे बोलते हैं कि डायोड में दोनों तरफ से लाइन जाती है, बिजली जाती है। जब सुने तो साइंस का अगर एक छोटा भी विद्यार्थी 10th क्लास का भी होगा तो भी वो हंस रहा था और कह रहा था कि भाई वास्तव में प्रधानमंत्री जी बहुत विद्वान है। तो ऐसे विद्वान प्रधानमंत्री को 100 में 80 नंबर दे देना अपनी कहीं ना कहीं हम लोगों की समझ पे एक बार कुठाराघात हो जाता है। तो डायोड में दोनों तरफ से लाइन जाए, चारों तरफ से लाइन जाए। प्रधानमंत्री जी कम से कम देश के लिए सोचे और देश के लिए काम करे। एक बात मैं जोड़ देना चाहूंगा कि 2019 से 22 तक ठीक है 30% लोग श्रमिक थे खेतों में। आज 45.4% है। वो संख्या कैसे बढ़ रही है? ठीक है, रवि जी कुछ कहना चाहते हैं? रवि जी जल्दी से सर। नेहा जी देखिए, गठबंधन में कांग्रेस पार्टी 100 सीट लेकर आई, लेकिन अकेले मोदी जी के नाम पर अगर 240 देश की जनता ने उनको दिया है तो ये मेरा डिसीजन नहीं था, ये देश की जनता का डिसीजन था। मैं समझता हूँ एक गठबंधन इतना मजबूती के साथ चला, पूरी सभी पार्टियां एकजुट थी, उसके बावजूद भी अगर भावी सत्ता सरकार जो भावी पार्टी है, जो सत्ता रूढ़ पार्टी है, उसको हराने के लिए उसमें से मोदी जी के नाम पर अगर 240 सीट लेकर तो मैं समझता हूँ देश की जनता ने जो उनको सम्मान दिया है तो मुझे लगता है उनके काम को ही सम्मान दिया है। हम उनके काम की बात कर रहे हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उनके किए गए कामों को गिना रहा हूँ। और मैं समझता हूँ विपक्ष भी इस बात को मानता है, लेकिन मानता हूँ कि वो मानेगा नहीं, लेकिन इस बात को समझता है कि कहीं ना कहीं मोदी जी ने जो काम किया उसको नकार नहीं सकता कोई भी। ठीक है। श्याम प्रकाश जाटव जी, सवाल इस बात को लेकर भी है सर, ये 100 दिनों का कार्यकाल की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, कोई एक ऐसा काम बताइए और वो काम जो आपको लगता है ये 5 सालों तक जो है वो आने वाले जो 4 साल और 5 साल बचे हैं वो बेहतर कहीं ना कहीं नतीजा देकर जाएगा आम जनता को, युवाओं को, जो बेसिक दिक्कतें हैं यहाँ पर लोगों की वो दूर होगी उस फैसले से। देखिए, सबसे बड़ी बात अभी उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के एक समिट हुआ और उसमें पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर उसमें शामिल हुए सेमीकंडक्टर्स का यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के। उसमें मोदी जी ने एक बात कही कि हम 100%, क्योंकि सेमीकंडक्टर हमारे हर एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में, चाहे मोबाइल हो, चाहे आपका कार हो, कंप्यूटर हो, हवाई जहाज हो, हर जगह पर जो है सेमीकंडक्टर की आवश्यकता पड़ती है और उसके लिए हमें दूसरे मुल्कों के ऊपर ही आश्रित होना पड़ता है। तो मोदी जी ने ये जो स्टेप उठाया कि हम 10% सेमीकंडक्टर का निर्माण भारत में करें, भारत दुनिया को सेमीकंडक्टर उपलब्ध कराए, उस मार्केट को भारत में खोलने के लिए जो स्टेप उठाया गया है, मैं समझता हूँ कि ये वर्षों वर्ष तक जो है भारत के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल होगी। और मोदी जी का ये जो निर्णय है वो हमारे यहाँ का देश के युवा वर्ग के लिए बहुत बेहतर और बहुत अच्छे भविष्य के लिए वो काम करेगा। तो सेमीकंडक्टर के ऊपर जो इनका निर्णय, जिसके बारे में ये कहाँ से डायोड में कहाँ से तार जोड़ने की और हटाने की बात कर रहे थे, बेसिकली सेमीकंडक्टर भारत में बनाने का मोदी जी का जो निर्णय है ये अपने आप में बहुत अचूक पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा करने वाला जो है निर्णय है। ठीक है, स्नेहाशीष वर्धन पाटिल में सर आती हूँ, एक आखिरी कमेंट ले लेती हूँ स्नेहाशीष जी से। सवाल इस बात को लेकर सर, विपक्ष होने के नाते ही हम ये 100 दिनों का विरोध करें, नहीं कुछ अच्छा काम नहीं हुआ, लेकिन कम से कम एक नागरिक होने के नाते अगर सरकार अच्छा काम कर रही है या गठबंधन की सरकार बेहतर तरीके से आगे बढ़ रही है, तो क्या नहीं लगता कि एक नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कम से कम वहां तो अप्रिशिएट करना चाहिए जहां पे काम अच्छा हुआ है? एक जिम्मेदार राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होने के नाते और इस देश का नागरिक होने के नाते मैं बार बार कहूंगा कि मोदी जी की नीतियां जो 10 सालों में इस देश के लिए रही वो बहुत ही बुरी रही और इस देश को अशांत करने वाली रही और देश को आने वाले समय के लिए जो 2047 का ये सपना दिखाते हैं 2024 में देश को अशांत करने वाली रही, तो सही बताइए ना कि 2014 में आए, 2019 में आए और 2024 में भी आ गए, ये कैसे अशांत करने वाले आप बता सकते हैं? देश में जो लोगों ने वक्फ बोर्ड के मामले पे फिर से हिंदू मुस्लिम करवाया जा रहा है, फिर से लोगों से जनमत निर्धारण करवाया जा रहा है, इनके सांसद ऑनलाइन वोटिंग करा रहे हैं। कहाँ हैं आप लोग?
क्या सोच रहे हैं, ये देश में कैसा माहौल बनाया जा रहा है। तो और जनता में नहीं जा रहा है क्या? सहयोगी लोग, जनता में नहीं जा रहा है कि कौन क्या कर रहा है? अभी कहाँ खड़े हैं? जनता में ये जो मैसेज जा रहा है या नहीं जा रहा है? लेते हैं वो लोग स्नेहा कहाँ जी। खड़े दिख रहे हैं, वो सोचने वाली बात है। जनता में ये मैसेज जा रहा है या नहीं जा रहा है? जो मोदी सरकार कर रही है, करा रही है, जो काम कर रही है या नहीं कर रही है, जनता में मैसेज जा रहा है ना। लेकिन तीसरी बार फिर बन गई। जनता को येन केन प्रकरण जैसे भी ये लोग बरगला ले, लेकिन जनता भी जाग चुकी है। अब जनता इस बार जनता पूरी बहुत तरीके से जागरूक मन है। बना चुकी जनता बरगलाने में नहीं आती है, इस बात को आप समझ लीजिए। नहीं, जनता बहुत पूरी समझदार तरीके से है, इस बार जनता तैयार बहुत है। इस जागरूक बार है। इनका और जब वो काट की वोट हांडी की बार चोट बार देती नहीं चढ़ाई है जाती। तो एक सशक्त सरकार को चुनती है। उन्हें पता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और किसको सत्ता को वो सौंपना आपका है। परसेप्शन हो सकता है, नहीं, आप नहीं मानते कि जनता वो समझदार आपका है? व्यक्तिगत परसेप्शन हो सकता आप है। नहीं जिसको मानते जनता न्यूज़ में- समझदार है? पता नहीं न्यूज में आप लोग कैसे व्यक्तिगत परसेप्शन रख देते हैं। नहीं, मैं पूछ रही हूँ आपसे सर, व्यक्तिगत परसेप्शन क्या होता है? पूरी तरीके मैं से आपसे एक जिम्मेदारी सवाल के साथ पूछ रही कहा, हूँ। मैंने ये मैं एक पहले ही सवाल जिम्मेदारी पूछ के रही साथ हूँ, कहा क्या आपको कि नहीं ये लगता, सरकार क्या पूरी आपको नहीं तरीके से लगता कि जनता नैतिकता के समझदार जोर है? से काम नहीं करना चाहती है और ये देश को तोड़ने वाली, विखंडित करने वाली, अखंड भारत के सपने को चूर चूर करने वाली ये सरकार पूरी तरीके से मणिपुर पे मौन बनी हुई है। ये देश के किसानों की स्थिति पे मौन बनी हुई है। चलिए, वो तो मणिपुर पे मौन है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि पश्चिम बंगाल पे कम से कम आप कुछ बोलेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।